नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के गणित विषय के पहले अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। आप सभी को पता है कि अब एनसीईआरटी क्लास 9th में लागू हो चुका है, तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वह है हमारा कौन सा, संख्या पद्धति, है ना। यहाँ पर अपने पास चैप्टर जो है वो 1 है ना, क्या है, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति को समझने से पहले हमें क्या समझना चाहिए कि संख्याएं किस प्रकार से बनती है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती है और उन प्रकारों को किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। यह सारी की सारा पूरा का पूरा विवरण हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि यहां पर संख्या पद्धति जो है वह क्या चीज है। संख्या पद्धति है ना, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम। अब देखिएगा, इसे समझने के लिए हम एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक पद्धति होती है, या फिर हम बोल सकते हैं यह एक प्रकार का तंत्र होता है। तंत्र का मतलब यहां यह है कि किस तरीके से संख्याओं का निरूपण होगा, कौन सी संख्या में क्या गुण होंगे और उनको किस प्रकार से अलग अलग रूप से विभाजित किया जाएगा। यह एक सिस्टम के तहत, एक पद्धति के तहत, एक तंत्र के तहत निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि अगर कोई विद्यार्थी है जिसका नाम है राहुल, है ना, जिसका नाम है राहुल, जब कक्षा 8वीं का परिणाम आया तो इस विद्यार्थी के जो अंक है वह क्या होंगे, बहुत कम है ना, अंक क्या है, बहुत कम है। और एक केस लेते हैं कि अंक जो है वह बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जो इनके पिताजी हैं, इन पिताजी पर इन दोनों ही प्रतिक्रियाओं के कारण से क्या प्रभाव पड़ेगा यह समझना आवश्यक है। मान लीजिए इस राहुल के अंक कम आए हैं तो इन पिताजी का इनके प्रति व्यवहार कैसा होगा, वह थोड़ा सा गुस्सा करेंगे और बोलेंगे कि पूरे साल बोला था राहुल पढ़ ले, लेकिन राहुल ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि उसके अंक कम आए। तो उन्होंने अपनी भावना को क्या किया, अभिव्यक्त किया, है ना, क्या किया, अभिव्यक्त किया, है ना, अपने इमोशंस को क्या किया, अभिव्यक्त किया। दूसरा, अगर अंक अच्छे आते हैं तो भी इनकी भावनाएं राहुल के प्रति क्या होगी, अभिव्यक्त होगी, और यह अलग रूप से होगी। इनके पिताजी शाबाशी देंगे और बोलेंगे राहुल तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी निरंतर इस तरीके से पढ़ाई जारी रखो। तो राहुल के पिताजी के द्वारा दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही स्थितियों में भावनाओं में अंतर है। जो उनकी अभिव्यक्ति है उसको प्रदर्शित करने में अंतर है। तो हम देख सकते हैं कि जो अभिव्यक्ति प्रदर्शित की जा रही है उसका भी एक सिस्टम होता है, उसका भी एक तंत्र होता है, उसको भी अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। उसी प्रकार से अगर हम संख्या पद्धति की बात करें तो यह भी एक सिस्टम को लिए हुए हैं और उस तंत्र के माध्यम से या उस पद्धति के माध्यम से ही संख्याओं का निरूपण संभव हो पाता है, क्योंकि किसी भी तंत्र को चलाने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो हम बात करेंगे कि संख्या पद्धति में वह सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। देखिएगा, अगर मैंने यहां बात करी संख्याओं की, संख्याएं, अब देखिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नंबर्स, है ना, नंबर्स बोलते हैं। अब आपको पूछे कि नंबर या फिर संख्या की परिभाषा क्या है, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी दुविधा है। अगर किसी व्यक्ति को पूछा जाता है कि संख्याएं क्या हैं,
उसको परिभाषित कीजिए तो उनका आंसर होता है 21, 24, 105। आपको संख्या के उदाहरण नहीं पूछे गए हैं, आपको पूछा गया है कि संख्याएं किसे कहते हैं। दोनों में फर्क है। मैं बोल रहा हूं कि जिला किसे कहते हैं और आप उत्तर दे रहे हो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, ये सारे जिले हैं। अरे आपको जिले के नाम नहीं पूछे गए हैं, आपको पूछा गया है कि जिला होता क्या है। तो दोनों ही अपने आप में अलग चीजें हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, संख्याओं से पहले हम बात करेंगे किसकी, अंकों की, है ना। अंक, अंक किसे कहते हैं, तो आपको सबसे पहले अंकों का ज्ञान होना चाहिए। अंकों से मिलकर ही संख्याएं बनेगी, और अंक क्या होते हैं मैं बताता हूं। ठीक है, अंक की परिभाषा यह है कि कुछ गणितीय प्रतीक चिन्ह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जिनसे मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है, जिनसे मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है ना, क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। और अंक कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप देख सकते हैं गणित में जितनी भी संख्याएं हैं वह इन 10 अंकों से ही तो मिलकर के बनती है। अगर मैं बोलूं संख्या 243 जो है वह अंक 2, अंक 4 और अंक 3 का ही तो क्या है, प्रयोग करके बनाई गई है। तो हम बोल सकते हैं कि संख्याओं का निर्माण अंकों के क्रम विन्यास से संभव होता है। अब क्रम विन्यास का मतलब क्या है, अगर मैं 3, 4, 2 लिख दूं तो यह भी एक संख्या है। अंक तो 2, 4, 3 ही प्रयोग में आया है, लेकिन इनका क्रम जो है वो बदल गया है, तो संख्या भी परिवर्तित हो जाएगी। तो हमें जितने भी 10 अंक दे रखे हैं उन सभी का या उनमें से कुछ का प्रयोग करके हम विभिन्न संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि संख्या के निर्माण के लिए अंकों की जानकारी आवश्यक है। और अंक क्या होते हैं, गणितीय प्रतीक चिन्ह होते हैं जो कि 0 से लगा करके 9 तक लिखे जाते हैं, और इन्हीं के क्रम विन्यास से विभिन्न संख्याओं का निर्माण होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि हमने अंकों को तो देख लिया, अब संख्याओं को हम विभाजित करते हैं अलग अलग प्रकार से। संख्याएं जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में नंबर्स, है ना, नंबर्स। अब ये संख्याएं कितने प्रकार की होती है और उन प्रकारों की क्या विशेषताएं होती हैं, यह हमें जानना अति आवश्यक है, तभी हम नंबर सिस्टम को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम बात करें संख्याओं की तो सबसे पहले इसकी 2 शाखाएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। अगर हम संख्या को 2 भागों में विभाजित करें तो पहले चरण में इनके 2 भाग होते हैं, एक वास्तविक संख्याएं, दूसरा काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स बोलते हैं, और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब सुनिएगा, सर वास्तविक संख्याएं तो हमने जीवन में सुनी थी, लेकिन काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमें जानकारी कभी प्राप्त नहीं हुई। तो सुनिएगा, यह काल्पनिक संख्याएं उच्च कक्षाओं में आती हैं और वहीं से ही इनका अध्यापन प्रारंभ होता है। तो हमारी कक्षा 9वीं की
जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की उसमें यह काल्पनिक संख्याएं सिलेबस से परे हैं, लेकिन यह संख्याओं का एक भाग है तो हमें यहां पर दर्शाना जरूरी है। ठीक है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा आज का मुद्दा वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स को आगे हम और भागों में विभाजित करेंगे, और यह दो भाग हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हम बाद में देंगे, लेकिन इन परिमेय संख्याओं के भी तीन शाखाएं परिभाषित होती हैं, तीन भाग परिभाषित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं आती है, प्राकृत संख्याएं आती है, पूर्ण संख्याएं आती है, पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक। ठीक है, देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, है ना, ध्यान दीजिएगा भाई, है ना। और अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करें प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को बोलेंगे क्या? होल नंबर्स। क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। पूर्णांकों को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सी संख्या को किस नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इन एक एक को लेंगे और इन सभी को परिभाषित करेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर देखिएगा, हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स। अब देखिएगा, कोई अगर आपको वास्तविक संख्याओं की परिभाषा के बारे में पूछे तो आपका एक ही लाइन में उत्तर होना चाहिए। वह उत्तर क्या होना चाहिए? परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगर हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दें, जैसा कि हमने इस सारणी में भी देखा, चार्ट में भी देखा, अगर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तो क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं। क्या उदाहरण दे सकते हैं? एग्जाम्पल है हमारा संख्या 2, संख्या 2/3, संख्या माइनस का 1/4, संख्या 0.217 या फिर 0.3333, ये आगे चलता जाएगा। ये सारे के सारे उदाहरण कौन सी संख्या के हैं? वास्तविक संख्या के हैं। और एक उदाहरण, दो उदाहरण हम और लिख लेते हैं, √3 और √5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ संख्याएं परिमेय हैं, इनमें से कुछ संख्याएं अपरिमेय हैं। तो दोनों ही संख्याएं ऐसी अनंत संख्याएं परिभाषित होगी जो मिल करके क्या बनाएगी? वास्तविक संख्याएं बनाएगी। बात समझ में आ रही होगी आपको।
अब हम बात करते हैं, बोले सर आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या तो घोषित कर दिया, लेकिन यह परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है ये भी तो बताइए। तो देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो हम पहले बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। परिमेय संख्याएं जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स, है ना। अंग्रेजी नाम भी इनके ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे के सारे अध्यापक अंग्रेजी माध्यम के मिलेंगे। जब ग्रेजुएशन करने जाएंगे, मान लो इंजीनियरिंग में चले गए, ठीक है, या एमबीबीएस में चले गए, तो वहां पर आपको परिमेय संख्याएं नहीं बोलेंगे, वो सीधा बोलेंगे रैशनल नंबर्स। तो आपके दिमाग में पहले ही पता होना चाहिए, अगर शिक्षक रैशनल नंबर बोल रहा है मतलब वह परिमेय संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। आपको प्रश्न पत्र में या उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है, लेकिन ध्यान होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं मतलब रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन परिमेय संख्याओं की, है ना। तो देखिएगा, वह संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P एवं Q जो होते हैं वह पूर्णांक राशियां हैं, है ना। पूर्णांक राशियां हैं या पूर्णांक संख्याएं, ठीक है जी। यहां पूर्णांक आया है, आगे चल करके हम पूर्णांक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, वह संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो 2/3 एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। कारण क्या है कि इसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर P का मान 2 है और Q का मान 3 है। Q का मान 3 हो सकता है क्योंकि हमने तो कंडीशन क्या दी है, Q 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा दुनिया में जितने भी पूर्णांक हैं वह Q के स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। काफी सारे अध्यापक यहां तक लिखवा करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि अगर Q का मान 0 नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है, ऐसा क्या भूचाल आ जाएगा, ऐसी क्या आफत आ जाएगी यदि बट्टे में 0 आ जाए तो, ठीक है। सुनिएगा, इसका आपको मैं कारण बताता हूं। देखिएगा, मान लीजिए कि किसी संख्या के बट्टे में 0 आ गया, ठीक है, तो इस संख्या का जो मान होता है वो अनंत होता है। देखिए, ये आपको 8 दिखाई दे रहा है, 8 को जैसे ही लेटा दोगे इसे हम बोलते हैं क्या, अनंत, है ना। अनंत का मतलब होता है बहुत 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 ज्यादा। यह संख्या इतनी ज्यादा है, आपने छोटी क्लासेस में पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसको नापा ना जा सके, जिसको पकड़ा ना जा सके, ऐसी सारी की सारी व्यवस्था जिसे ना नापा जा सके, जिसे ना पकड़ा जा सके, मतलब वो असीमित हो, क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। अनंत हिंदी का शब्द है, इसे हम गणितीय भाषा में 8 को लिटा करके लिखते हैं। अब यह भी सबसे बड़ी बात है कि बोले सर अगर बट्टे में 0 आ जाए तो उसका मान अनंत ही क्यों होता है, हम उसे अनंत क्यों लेते हैं। अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा है तो उसका हल भी अभी आपको देखने को मिलेगा। सुनिएगा, अगर मैं ये बोलूं कि 1/0 का मान अनंत के बराबर है, ठीक है, तो सुनिएगा, 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है, मान लीजिए 0.000
0 0 और ये मान आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते जाइएगा ना, और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये बोर्ड खत्म हो रहा है तब जाकर के मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। अगर ये बोर्ड खत्म नहीं होता तो यह संख्या और भी आगे बढ़ती। ठीक है जी। अब आप सभी को पता होना चाहिए यदि 1 के बट्टे में 0.1 लिखा होता है तो उत्तर 10 आता है। आता है कि नहीं आता? यदि 1 के बट्टे में 0.01 लिखा होता है तो उत्तर कितना आता है? 100 आता है। यदि 1 के बट्टे में 0.001 लिखा होता है तो उत्तर कितना आता है? 1000 आता है। आप खुद देख सकते हो। दशमलव के पश्चात जितने जीरो बट्टे में हैं उतने ही जीरो कहां पे आएंगे भाई? अंश में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जैसे ही मैं दशमलव हटाऊंगा ये सारे जीरो है ना। अब मैं यहां पर गणना नहीं कर रहा क्योंकि हमने देखा है कि हमारा बोर्ड खत्म हो गया था और बोर्ड खत्म होने की वजह से हम रुक गए थे। लेकिन अगर हम बात करें इस बट्टे वाली संख्या की तो इस बट्टे वाली संख्या का मान लगभग लगभग किसके बराबर है भाई? 0 के बराबर है। क्योंकि यह इतनी छोटी संख्या है, दशमलव के पश्चात इतने जीरो और फिर जाकर के कहीं पर 1 प्राप्त हो रहा है, तो लगभग हम इसे क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। इसका मतलब यदि 1 के बट्टे में एग्जैक्टली जीरो आ जाएगा, यह जीरो नहीं है, जीरो की तरफ मामला जा रहा है, लगभग जीरो है तो भी कितना सारा अंश में माना गया। तो अगर ये एग्जैक्टली बराबर जीरो होगा तो संख्या तो हमें उत्तर के रूप में क्या प्राप्त होगी? अनंत प्राप्त होगी। बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो इसीलिए हमने यहां पर क्या देखा? हमने यह देखा कि अगर बट्टे में 0 आ गया तो संख्या अनंत हो जाएगी और अनंत को हम वास्तविक रूप में परिभाषित नहीं करते हैं। कभी भी वास्तविक संख्याओं में अनंत को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये बात आपको समझ में आई? इसीलिए मैंने आपको बोला कि बट्टे वाले Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है और उसका आंसर भी मैंने दिया कि ऐसा क्यों नहीं होता है। बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां पर P और Q पूर्णांक राशियां। अभी इस पूर्णांक को मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं क्योंकि आगे हमें पूर्णांकों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करनी पड़ेगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोले सर ऐसी भी तो काफी सारी संख्याएं हैं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। जी हां, आप बिल्कुल सोच रहे हैं और सही सोच रहे हैं। जो संख्याएं P बट्टा Q के रूप में निरूपित नहीं होती है उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिएगा, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, ठीक है, अंग्रेजी नाम भी याद रखो भाई, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अगर हमें इसे परिभाषित करना हो तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वह संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। और यहां पर भी जहां P एवं Q क्या है? पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन इसमें भी लागू होगी, ठीक है। अब जिन राशियों को P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और
जहां p एवं q पूर्णांक है तो और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो वह राशियां कौन सी राशियां कहलाएगी? वह राशियां कहलाएगी अपरिमेय राशियां या अपरिमेय संख्या। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, √2 ऐसी संख्या है, √3 ऐसी संख्या है, √5 ऐसी संख्या है, √7 ऐसी संख्या है, रूट यहां पर 11, रूट यहां पर 13, रूट यहां पर 17 और बहुत सारी ऐसी संख्याएं हमें देखने को मिलेगी जो कि कौन सी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब काफी विद्यार्थियों के दिमाग में ये होगा, बोले सर आप तो ये उदाहरण रट करके आए हो, तभी आपने √2, √3, √5, √7, √11 सीधा लिख दिया। हमें कैसे पता चलेगा कि अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हम कैसे परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे? तो सुनिएगा, जितनी भी आप देख सकते हैं, जितनी भी आप देख सकते हैं अभाज्य संख्याएं हैं, दिखाई दे रहा है? जितनी भी आप अभाज्य संख्याएं देख सकते हैं, उन सभी को आप अंडर रूट में रख दोगे तो वह आपकी अपरिमेय संख्या की भांति कार्य करेगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी? खूब सारी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य है, जैसे संख्या 3 है, संख्या 5 है, संख्या 17 है, संख्या अगर मैं बोल दूं यहां पर 67 है, ठीक है, संख्या यहां पर मान लीजिए हम मान लेते हैं 101 है। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं यह अभाज्य संख्या है। जैसे ही इसके ऊपर आप वर्गमूल लगा दोगे, जैसे ही आप इसके ऊपर वर्गमूल लगा दोगे, यह सभी किसके उदाहरण बन जाएंगे? यह सभी बन जाएंगे अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण। अपरिमेय संख्याओं के क्या बनेंगे? उदाहरण बनेंगे। ठीक है जी। इसका मतलब अगर मैं स्पष्ट शब्दों में लिखूं तो अपरिमेय संख्या बराबर अंडर रूट में क्या लिखूंगा मैं यहां पर? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकालते ही आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब किसी विद्यार्थी के दिमाग में यह शंका हो सकती है, डाउट हो सकता है, सर हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा बता दो, हमें अभाज्य संख्याओं का इतना ज्ञान नहीं है। तो सुनिएगा, भाज्य और अभाज्य दो ऐसी संख्याएं जिनकी जानकारी एक गणित के विद्यार्थी होने हेतु बहुत आवश्यक है। सुनिएगा, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य गुणनखंड उपस्थित हो, एक अन्य गुणनखंड उपस्थित हो। ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड उपस्थित न हो, कोई और गुणनखंड उपस्थित न हो। ठीक है जी। कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं बोलूं संख्या 10 में 1 का भी भाग जाता है और 10 का भी भाग जाता है, लेकिन 1 एवं स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड होने चाहिए। संख्या 2 का भी भाग जाएगा, संख्या 5 का भी भाग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 10 जो कि स्वयं है के अलावा भी 2 गुणनखंड उपस्थित है। तो आप बताइए स्वयं क्या यह भाज्य होगी या अभाज्य होगी? आप एकदम सही सोच रहे हैं, यह संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या होगी। अगर मैं बोलूं संख्या 3, तो संख्या 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। और बताइए और कोई
गुणनखंड इसका उपस्थित होगा कि नहीं होगा? इसका और कोई गुणनखंड उपस्थित नहीं होगा, जो कि एक पूर्णांक मान वाला हो ना, क्योंकि हम हमेशा क्या लेंगे? पूर्णांक राशियां लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें और कोई गुणनखंड नहीं है, तो यह संख्या 3 जो है वो कौन सी संख्या है? यह संख्या अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही? वैसे ही संख्या 5, संख्या 17, संख्या 67, संख्या 101 सारी की सारी संख्याएं कौन सी है? अभाज्य संख्या है। लेकिन यहां पर एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि संख्या 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि सम होने के साथ क्या है भाई? अभाज्य भी है, अभाज्य भी है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी को? संख्या 2 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो यह आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। कारण क्या है? क्योंकि संख्या 2 जो है यह सम संख्या तो है, लेकिन सम होने के साथ साथ यह संख्या अभाज्य भी है। कारण क्या है? क्योंकि संख्या 2 में 1 और 2 के अलावा कोई भी ऐसा अन्य गुणनखंड उपस्थित नहीं है जिसका संख्या 2 में पूरा भाग जाता हो। तो हम बोल सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई सवाल आपको पूछे कि दुनिया में एकमात्र ऐसी कौन सी सम संख्या है जो कि सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है, तो हम बोल सकते हैं कि संख्या 2 एक सम अभाज्य संख्या के रूप में ली जाती है। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से नेक्स्ट में। हमने यहां तक देख लिया, अपरिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम बात करेंगे हमारी 3 और संख्याएं, जिनमें एक आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है? इसकी परिभाषा 99% लोग गलत देते हैं। कैसे गलत देते हैं? किसी को पूछा जाए कि प्राकृत संख्या क्या होती है तो वो सीधा उत्तर देते हैं, सर 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। जी नहीं, आपका उत्तर एकदम गलत है। प्राकृत संख्याएं 1 से तो प्रारंभ होती है, लेकिन 1 के बाद में 1.5 भी आता है, 1.6 भी आएगा, 1.7 भी आएगा, 1.8 भी आएगा, फिर 2 आएगा, 2.5 आएगा, 2.7 आएगा। मामला चल रहा है। अरे गौर से देखो, यह 1 से तो प्रारंभ हो रहा है, क्या ये प्राकृत संख्याएं हैं क्या? जी नहीं। तो अगर कोई प्राकृत संख्या की परिभाषा यह देता है कि संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, तो यह एकदम सरासर गलत परिभाषा है। ठीक है, तो बोले सर प्राकृत संख्याएं क्या होती है, आप ही बता दो। तो सुनिएगा, अगर आपको कोई बोले कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मामला आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया है। कोई भिन्न नहीं लेनी, कोई दशमलव नहीं लेना, कोई भिन्नात्मक मान नहीं लेना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये मामला आगे अनंत तक बढ़ता रहेगा। तो यह जो कंप्लीट लिखा हुआ है यह प्राकृत संख्या है। तो कोई प्राकृत संख्या की परिभाषा बोले तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि संख्या 1 से प्रारंभ होने वाले धनात्मक पूर्णांक
क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, इसमें पूर्णांक जो शब्द है वो प्रयोग में आया है, वो भी हमें क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक लेना है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पश्चात पूर्ण संख्याओं की, है ना। पूर्ण संख्याएं जिसे हम बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या है? अब यदि हम प्राकृत संख्या में एक नया मेहमान जोड़ दें तो वह प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिएगा, मैं यहां पर बोलूं होल नंबर W बराबर, यह 0 से प्रारंभ होती है और 1 2 3 4 5 6 7 और मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर परिभाषा की बात करें तो यह नहीं बोलोगे कि 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जी नहीं, सरासर गलत है। संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर इसी नियम को पालना करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो यह कहलाता है पूर्ण संख्याएं। बात समझ में आ रही? या फिर हम बोल सकते हैं क्या, 0 से प्रारंभ होने वाले धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है आप सभी को ना? धनात्मक पूर्णांक लेने हैं हमें, और वह धनात्मक पूर्णांक कहां से प्रारंभ होंगे? 0 से प्रारंभ होने वाले। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दो जगह मैंने पूर्णांकों का जिक्र किया है, एक प्राकृत में भी किया है और एक पूर्ण में भी किया है, और पहले हमने परिमेय और अपरिमेय में भी किया था। तो अब इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो गई है। अब हमारा सबसे शानदार और परिवार का सबसे इफेक्टिव मेंबर आ गया है पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं भाई? इंटीजर। ठीक है, सुनिएगा। अब ये इंटीजर क्या होता है? अगर आपको हिंदी में किसी शब्द का विश्लेषण करना हो तो आप इस शब्द के विश्लेषण से ही आप बता सकते हैं कि हमारे पास यह दिया गया पूर्णांक क्या चीज है। ठीक है जी, तो यहां से देखिएगा, अगर हम बात करें पूर्णांक की तो पूर्णांक मतलब पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक, देखिएगा, पूर्ण धन अंक को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। मतलब एक ऐसा अंक जो पूरा पूरा हो, मतलब उसमें कहीं पे भी दशमलव नहीं हो, उसमें कहीं पे भी भिन्न नहीं हो, उसमें कहीं पे भी ऋणात्मक भिन्न नहीं हो, उसमें कुछ और ऐसी चीज नहीं हो जो उसको पूरा अंक बनाने से रोके। तो ऐसा अंक जो पूरा का पूरा आए क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, इसे हम I अथवा Z से निरूपित करते हैं, और यह 0 भी होगा, इसमें ±1 होगा, ±2 होगा, ±3 होगा, ±4 होगा, और मामला बढ़ता जाएगा। यह धनात्मक मान भी रखता है और ऋणात्मक मान भी रखता है। आपने संख्या रेखा देखी होगी, संख्या रेखा में यहां पर 0 यहां पर है, 1 यहां पर, 2 3 4 5 है ना, यहां पर -1 -2 -3 और -4। तो आपके ऋणात्मक पूर्णांक -4 -3 -2 -1, 0 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इनके बीच वाले मान नहीं लेने, क्योंकि बीच वाले मान पूर्ण अंक नहीं है। तो पूर्णांक केवल जो लिखा हुआ है वही पूर्णांक है। ठीक है, अब सुनिएगा, इन पूर्णांकों का बहुत ही शानदार प्रयोग हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझने में किया था।
अब पुनः उस पे चलते हैं ताकि आपको इस पूर्णांक के महत्व का यहां पर बहुत अच्छा आभास होगा। देखिएगा कैसे। हमने यहां पर क्या लिखा, हमने लिखा कि वह संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p एवं q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहां पर इस पूर्णांक शब्द का प्रयोग नहीं करता तो गणित में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अनर्थ कैसे होता, देखिए मैंने 1/2 लिखा, बिल्कुल सही बात है, एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, दोनों का अनुपात परिमेय है क्योंकि बट्टे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ समझदार लोग ये लिखेंगे, बोले सर √3 लिख दिया, बट्टे में 1 लिख दिया तो यह हो जाएगा p, यह हो जाएगा q, q का मान 0 नहीं है और p तो अपने पास √3 है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर √3/1 की बात करूं तो क्या वो परिमेय होता है क्या? वह परिमेय नहीं होता, वह अपरिमेय होता है। किंतु हमें प्रश्न में √3/1 दे दिया है, तभी हम यहां पर साफ साफ शब्दों में, परिभाषा में बार बार मैं बता रहा हूं कि p भी पूर्णांक होगा, q भी पूर्णांक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 पूर्णांक थोड़ी ना होता है भाई, है ना, कोई पागल थोड़ी ना है जो उसको √3 को पूर्णांक बोलेगा। √3 का मान होता है 1.732, अर्थात √3 पूरा पूरा अंक नहीं है। अगर यह पूरा पूरा अंक नहीं है तो p √3 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां साफ तौर पे गोला करके लिखा हुआ है कि p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। सामान्यतः क्या होता है, विद्यार्थी केवल परिभाषा को देखते हैं लेकिन उसमें लिखे हुए शब्दों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और उनका गणित का आधार खराब हो जाता है, क्योंकि परिभाषा में लिखा हुआ एक एक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए आप सभी को उन शब्दों को बहुत ही ढंग के तरीके से समझना चाहिए, ताकि आपको आगे जाकर के कोई कठिनाई, कोई आपको फंसाने की कोशिश करे, कोई आपको उलझाने की कोशिश करे तो आपको फंसना और उलझना नहीं है, क्योंकि आपकी परिभाषा ही आपकी गणित की नींव को मजबूत करती है और उसका एक एक शब्द आपकी गणित की दीवार की एक एक ईंट की भांति काम करता है। अगर यह मजबूत है तो आपके गणित का आधार बहुत मजबूत होगा। विद्यार्थियों को गणित में तकलीफ क्यों आती है? कारण यह है कि केवल वह प्रश्नावलियों के प्रश्न हल करने में ही लगे रहते हैं कि प्रश्नावली 1.1 का दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, लेकिन उस तरीके का कोई नया प्रश्न आ जाए तो वहां विद्यार्थी अटक जाता है, क्योंकि उसका बेस क्लियर नहीं है, उसका आधार क्लियर नहीं है। नींव मजबूत होगी तो मकान बहुत अच्छा बनेगा। तो ये सारे के सारे आपकी नींव के पत्थर हैं। कक्षा 9वीं के पहले अध्याय की ये सारे के सारे नींव के पत्थर हैं, जिन्हें आपके लिए मजबूत रहना बहुत आवश्यक है। बात समझ में आई? तो आज के सेशन में हमने जितनी भी संख्याएं थी उनके बारे में चर्चा की, साथ ही साथ अब अंत में जाकर के हम एक चार्ट के माध्यम से, एक वृत्ताकार हम यहां पे डायग्राम बनाएंगे, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यह सारी की सारी संख्याएं आपस में किस तरीके से संबंधित होती है। देखिएगा कैसे। देखना भाई, यहां से एक और ले लेते हैं, है ना। इसके अंदर कुछ और व्रत हम बनाएंगे, देखिएगा कैसे। यहां से ऐसे, ठीक है, इसको फिल कर देते हैं। यहां और बनाएंगे, कुछ ऐसे। चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज आपको क्लियर होगी, बस यहां पे ध्यान देते जाइएगा, ठीक है।
यह वास्तविक संख्या है, वो काल्पनिक संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के अंदर हम क्या ले लेते हैं, परिमेय संख्याओं के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे यह ले लेते हैं हम क्या, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांकों में और देखते हैं, यह पूर्ण संख्या है। ठीक है, यह पूर्ण संख्या है, या ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और, इसके अंदर हम एक और ले लेते हैं। ठीक है, और इसको भी फिल कर देते हैं, मान लीजिए इससे कर दिया। ठीक है, अब सुनिएगा, यह कंप्लीट जो है यह निरूपित कर रहा है संख्याएं। ठीक है, संख्याओं में दो प्रकार मैंने आपको बताए थे, यह वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, यह वास्तविक है, और यह कौन सी है, काल्पनिक है ना, काल्पनिक। अब सुनिएगा, वास्तविक संख्याओं में भी हमारे भाग, यह कौन सी संख्या है भाई, अपरिमेय। कौन सी संख्या है भाई, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय में यह जो पूरा का पूरा भाग है, यह कौन सा है भाई, यह है परिमेय। कौन सा भाई, परिमेय। परिमेय के अंदर यह कौन से भाई, पूर्णांक है ना। पूर्णांकों में अंदर यह कौन सी है, पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, और ये अंदर छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, यह हमारी कौन सी संख्या है, यह है प्राकृत संख्या। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। तो यहां से देखिएगा, यहां से सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये प्राकृत संख्याएं आपको अंदर दिखाई दे रही है, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगे, सारे के सारे पूर्णांक जो होंगे वो परिमेय होंगे। और हम क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर सारे के सारे पूर्णांक जो है वह परिमेय, और परिमेय और अपरिमेय मिलकर के क्या बनाती है, वास्तविक संख्याएं। और यहां पर संख्याओं के दो प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक। तो यह चीज मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी, स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट चीज ली थी, उस डायग्राम में भी आपको मैंने क्लियर किया था इस चार्ट के माध्यम से कि संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, फिर इसमें परिमेय और अपरिमेय है ना, इसमें क्या, परिमेय और अपरिमेय, फिर परिमेय में प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। और इसी को मैंने आपको डायग्राम रूप में, चार्ट रूप में सबसे अंत में समझाया। ठीक है, तो ये चीज जो है वो मेरे हिसाब से आपको क्या हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिएगा, तो इस तरीके से हमने संख्याओं के जो आधारभूत प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा, समझा। अगली कक्षाओं में हम विशेषकर वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और अगली क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक व्यक्तियों तक, अपने सहपाठियों तक, अपने परिवार के सदस्य जो कि कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं यह बेस है, यह तीनों क्लासेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।